चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है ना पाकिस्तान स्टडी के बिल्कुल इनिशियल टॉपिक, बल्कि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री के बारे में ये बिलोंग करता है। हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो है जी अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। नॉर्मली हम लोग समझते हैं, नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बरतानिया ही जो है ना हिंदुस्तान में आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बरतानिया से पहले भी यहाँ पर ना यूरोपियन नेशंस ना कुछ आ चुकी थी। आज उनके में जिस नेशन के बारे में पढ़ेंगे वो है जी फ्रेंच का हिंदुस्तान में आना। अच्छा, नॉर्मली हमें ये पता है कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना बरतानिया ने हम बनाई थी, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर आई थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना ये 1664 में यहाँ पर आ गई थी और ये 1719 तक 1719 तक ये यहाँ पर गिर रही है। फ्रेंच कंपनी ऑफ द ईस्ट इंडीज़ फिर ये यहाँ पर आई है। ये कंपनी भी फ्रेंच की थी, फ्रांसीसी कंपनी थी, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर इसने काम नहीं किया। 1-2 साल के बाद जो है ना फिर यहाँ पर उन्होंने कंपनी को चेंज कर दिया। फिर तीसरी कंपनी यहाँ पर फ्रांस की आ गई, कंपनी ऑफ द इंडीज़। ये 1720 से लेकर 1789 तक ये यहाँ पर ये कंपनी काम करती रही है, परफॉर्म करती रही। इनकी परफॉर्मेंस जस्ट वही थी जैसे कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश इंडस्ट्री कंपनी के बारे में जो पढ़ा है, ये भी तकरीबन वैसे ही इन्होंने काम किया। अच्छा, फ्रेंच कंपनी ऑफ द इंडीज़ जो है ना ये 17 सेंचुरीज़ और 18 सेंचुरीज़ में भी ये लोग यहाँ पर आगे हुए थे। अगर आप थोड़ा सा और पीछे हिस्ट्री में देखेंगे तो बंगाल, एक्चुअली बंगाल वो इनकी रियासत थी, हिंदुस्तान की वो रियासत थी जहाँ पर फ्रेंच भी यहाँ पर आए हैं और उसके बाद ब्रिटिशर भी यहीं पर ही आए हैं। वहाँ पर उन्होंने आगे वहाँ पर काम शुरू कर दिया था। 1673 में ये लोग बंगाल में आए हैं, फ्रेंच बंगाल में आए हैं और यहाँ पर आके उन्होंने जैसे कि ब्रिटिश इंडिया के बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, सेम उसी तरह के ये भी यहाँ पर आए हैं। इन्होंने भी यहाँ पर आके अपने पहले ट्रेडिंग शुरू की है। ट्रेडिंग के बाद जो है ना फिर इन्होंने भी अपने वहाँ पर मुदाखलत शुरू कर दी थी, जैसे जो कि रूटीन मेथड है इनका जो हुआ करता था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हिंदुस्तान में यहाँ का इलाका है पौंडीचेरी हिंदुस्तान का एक इलाका है। ये इलाका फ्रांसीसियों के कब्ज़े में था, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। और जब फ्रांस यहाँ से वापस गए हैं, जब फ्रांसीसी यहाँ से वापस गए हैं तो पौंडीचेरी का इलाका इनके कब्ज़े में रहा, ये इन्होंने नहीं वापस दिया। यहाँ तक कि 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, पाकिस्तान और इंडिया 2 नए कंट्रीज़ बने, तो उस वक्त भी पौंडीचेरी को आज़ादी नहीं मिली थी। 47 में पौंडीचेरी आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि इसकी आज़ादी जो है इसके बाद हुई है, जब वो बाकायदा इंडिया ने यहाँ पर डील की थी और फ़ौज भी भेजी थी पौंडीचेरी को पर कब्ज़ा करने के लिए। बरतानिया की तरह फ्रांसीसियों ने भी उसी तरह काम किया। उन्होंने भी अपनी पावर को, अपने एरिया को एक्सटेंड करना शुरू किया, इर्द गिर्द के इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू किया। कुछ ज़मीनें ख़रीदी भी थी, कुछ पे कब्ज़ा भी किया। कहीं पर उन्होंने अपने शुरू में तो बताते थे ना कि हम सेटलमेंट कर रहे हैं जो अपने ट्रेड के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी फ़ौज भी बनाना शुरू कर दी। तकरीबन तमाम जो यूरोपियन थे, ट्रेडर्स थे, वो उन्होंने इसी तरह का काम किया। 1731 में इन्होंने अपनी कॉलोनाइजेशन का काम यहाँ शुरू कर दिया था। इनकी कॉलोनीज़ यहाँ पर बननी शुरू हो चुकी थी। अच्छा, स्पेशली पौंडीचेरी का इलाका, इसके इर्द गिर्द का समंदर का इलाका भी इनके कंट्रोल में था। नवाब ऑफ बंगाल के साथ इनकी डील हो चुकी थी। असल में हिंदुस्तान में जो मुग़ल अम्पायर्स चल रही थी, इन्होंने नेवल की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं थी, इनकी तवज्जो तो बिल्कुल नहीं थी। वो उनके पास जितनी भी फोर्सेस थी वो लैंड थी, और उसके बाद जो है ना उन्होंने बड़ा इर्द गिर्द के जो रियासतें थी उनके साथ उनकी जंगें चलती रहती थी। जबकि जो यूरोपियन थी उन्होंने जिसमें फ्रेंच है, ब्रिटिश है, इन्होंने मैरी टाइम पे बड़ा काम किया और बड़ी इनकी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस इनकी बन चुकी थी। इन्होंने वो पूरे इलाका कैप्चर कर लिया हुआ था। ये इनका दुनिया से कनेक्शन भी इन्होंने तोड़ दिया हुआ था। अच्छा, यहाँ तक कि इनका जो कब्ज़ा था वो यहाँ तक कि इनकी जो एक्सटेंशन थी वो हैदराबाद और कर्नाटक तक चली गई थी। 1746 में मद्रास पर भी इनका कब्ज़ा हो गया हुआ था। फ्रेंच ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद और निज़ाम ऑफ कर्नाटक के बजाय यहाँ का कंट्रोल खुद संभाल लिया। अच्छा, अब हुआ ये कि यहाँ पर कुछ छोटी मोटी जंगें इधर भी उतरी हैं। ये वो दौर है जब फ्रांस और बरतानिया दोनों यूरोप में और यूरोप से बाहर भी अपना कंट्रोल बढ़ा रहे थे और संभाल रहे थे। यूरोप में भी इनकी जंगें चल रही थी। यूरोप मसलन अफ्रीका में इनकी जंगें चल रही थी, वहाँ पर ये कंट्रोल संभाल रहे थे।
हिंदुस्तान में इनका कंट्रोल चल रहा था। उसके अलावा ईस्ट एशिया में भी इनका कंट्रोल इनका चल रहा था। तो बरतानिया और फ्रांस ने कुछ जंगें यूरोप में भी लड़ी हैं, कुछ जंगें इधर भी लड़ी हैं। तो इलाके इनके आपस में आते जाते रहे। कभी इलाका बरतानिया के कब्ज़े में चला जाता था, कभी ये इलाके फ्रांस भी ले लेते थे। बहरहाल आखिर 1816 में जो है ना ये इलाके फ्रांस ने वापस ले लिए। वो कौन कौन से इलाके थे, उन इलाकों का नाम पौंडीचेरी, चंदरनिगोर, क्रैकल, माहे और सूरत, तो वो इलाके थे जो कि फ़्रांस के पास वापस आ गए थे। लेकिन फाइनली देखा ये गया है कि ब्रिटिश जो प्लानिंग थी वो निस्बतन बेहतर परफॉर्म की। बरतानिया ने अच्छा काम किया। उधर यूरोप में भी जो जंगें थी उसमें भी जो बरतानिया की और फ्रांस के में जंगें, उसमें भी बरतानिया को कामयाबी मिली। तो वहाँ पर जो डील्स हुई थी उन डील के तहत ये तय हुआ कि फ़्रांस यहाँ के इलाके जो है ना ये बरतानिया को दे देगा और फ्रांस यहाँ से चला जाएगा। अच्छा, बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1716, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, ये वो जंग थी जिसमें बरतानिया को कामयाबी मिली और फ्रांसीसियों की कमर टूट गई। फ्रांसीसी उसके बाद अपना कंट्रोल हिंदुस्तान में ना संभाल सके और एक एग्रीमेंट के तहत ये सारे इलाके उन्होंने बरतानिया के हवाले किए और वो यहाँ से चले गए। एक पीस ट्रीटी हुई है बरतानिया की और फ्रांस के दरमियान में। उस ट्रीटी के तहत जो है कुछ इलाके बरतानिया अपने पास रख लिए, लेकिन 1765 में पौंडीचेरी का जो इलाका है ये फ्रांस को वापस कर दिया गया। उसके बाद फ्रांस पौंडीचेरी के अलावा बाकी इलाके उसने बरतानिया को देकर और वहाँ से वो चला गया। स्टूडेंट्स, आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।